प्यारे बच्चों, प्राथमिक आंकड़े क्या हैं? वे आंकड़े जो क्षेत्र से सीधे किसी तत्व की गणना द्वारा अथवा लोगों से साक्षात्कार करके प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों में स्वयं का इन्वॉल्वमेंट होता है, खुद जाके ये फील्ड में जाके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का मुख्य स्रोत सर्वेक्षण होता है। सर्वे किया जाता है, घूम घूम कर लोगों से प्रश्न पूछकर, उनसे प्रश्नावलियाँ भरवाकर, अनुसूचियाँ भरवाकर जो है ये आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन आदि द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। जैसे भारत में जनगणना होती है, लोग या अध्यापक जो है वो घर घर जाकर लोगों का फॉर्म भरते हैं, उसमें डाटा एकत्रित करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं। द्वितीयक आंकड़े प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित नहीं किए जाते। ये बहुधा प्रकाशित होते हैं अथवा किसी दूसरे के पास उपलब्ध होते हैं। कई बार अप्रकाशित साधनों से भी द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। प्रयोगकर्ता ऐसे आंकड़ों को लेकर उन्हें सही व विश्वसनीय मानते हुए अपना निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे किसी पुस्तक से, किसी अखबार से, किसी मैगजीन से, किसी इंटरनेट की साइट से हम डाटा जो है वो लेते हैं, तो वो द्वितीयक प्रकार के आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के साधन क्या हैं? प्राथमिक आंकड़े व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार अथवा प्रश्नावली या अनुसूची द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत प्रेक्षण। क्या होता है व्यक्तिगत प्रेक्षण? इस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रेक्षण द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रेक्षक स्वयं क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र की भू आकृति के लक्षणों, अपवाह प्रारूप, मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों के साथ साथ जनसंख्या संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता, परिवहन और संचार के साधन, नगरीय और ग्रामीण अधिवास आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है। प्रेक्षणकर्ता यानी जो सर्वे करता है को विषय का सैद्धांतिक ज्ञान होना आवश्यक है ताकि मूल्यांकन वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष हो सके। उसके बाद दूसरा है साक्षात्कार विधि। इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता उत्तर देने वाले व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है और संवाद तथा बातचीत द्वारा सूचनाएं अथवा आंकड़े प्राप्त करता है। साक्षात्कार करते समय शोधकर्ता के लिए कुछ बातों को जो है ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे नंबर 1 है, जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है उसके साथ मैत्रीपूर्वक मेल जोल स्थापित करना चाहिए, उससे कुशलक्षेम पूछना चाहिए, उसके घर में ठीक ठाक है ये सब कुछ, तो ही उससे बातचीत करनी चाहिए। प्राप्त की जाने वाली सूचना की परिशुद्ध सूची तैयार कर लेनी चाहिए। अपने सर्वेक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए और कोई झूठा वादा नहीं करना चाहिए। उत्तर देने वाले से उसके परिवार के सदस्यों के कुशल मंगल आदि के विषय में बात करने की औपचारिकता से आपका काम सुगम हो जाएगा। कोई भी संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले उत्तर देने वाले व्यक्ति को विश्वास में ले लेना चाहिए और विषय की गोपनीयता बनाए रखने का आश्वासन उसको देना चाहिए कि हम किसी को आपके बारे में नहीं बताएंगे कुछ भी। जब उत्तर देने वाला व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो तो उससे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, वो जल्दबाजी में गलत सूचनाएं जो है वो दे सकता है। प्रश्नों की भाषा सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए ताकि प्रश्न देने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनसे उत्तर देने वाले व्यक्ति के आत्मसम्मान अथवा उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। प्राप्त उत्तर को तुरंत नोट कर लेना चाहिए ताकि बाद में भूल न जाएं। यदि उत्तर देने वाला व्यक्ति अपना उत्तर नोट न करवाना चाहता हो तो उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार के अंत में उत्तर देने वाले व्यक्ति से यह पूछ लेना चाहिए कि दी गई सूचना के अतिरिक्त वह और कोई जानकारी भी दे सकता है या नहीं। साक्षात्कार के बाद उत्तर देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद करना और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं भूलना चाहिए। तीसरा है प्रश्नावली और अनुसूची। इस विधि में वांछित सूचना से संबंधित साधारण प्रश्नों को उनके संभावित उत्तरों के साथ एक सादे कागज पर लिखा जाता है और उत्तर देने वाले व्यक्ति को दिए गए विकल्पों से सही उत्तर पर निशान लगाने को कहा जाता है। क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उस पर टिक मार्क जो है वो करवा लिया जाता है। इस बार
कई बार प्रश्नावली में संरचनात्मक प्रश्नों का एक समूह लिखा रहता है और उत्तर देने वालों के विचार जानने के लिए पर्याप्त स्थान भी दिया जाता है, खाली स्थान दे दिया जाता है क्वेश्चन लिख के कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं। गुण, इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इससे विस्तृत क्षेत्र में सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। प्रश्नावली दूर स्थित क्षेत्रों में भी भेजी जा सकती है। दोष क्या हैं? इस विधि द्वारा केवल साक्षर या शिक्षित लोगों से ही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं, अतः यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या में कुछ अनपढ़ लोग भी हैं जो नहीं लिख सकते हैं। चौथा है अनुसूची। अनुसूची लगभग प्रश्नावली जैसी ही होती है, क्योंकि इसमें भी जांच पड़ताल से संबंधित प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन दोनों में अंतर यह होता है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वाला प्रश्नावलियों को स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची में जो परिगणक है, जो उत्तर लेता है, वो उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर स्वयं भरता है। लाभ क्या? इसका मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा सूचना शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही उत्तर देने वालों से एकत्रित हो जा सकती है। एक अनुसूची को भरने के लिए गणनाकर्ता को पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। अन्य विधियां क्या हैं? उपरोक्त विधि के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियों की गणना की सहायता भी आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। उदाहरणतः मृदा और जल के गुणों में संबंधित आंकड़े सीधे क्षेत्रों से मृदा किट और जल गुणवत्ता किट का प्रयोग करते हुए उनकी विशेषताओं को मापकर एकत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्र वैज्ञानिक फसलों और वनस्पति के स्वास्थ्य के बारे में आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत। तो ये बच्चों प्राथमिक स्रोत थे, अब हैं द्वितीयक स्रोत। आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत कई प्रकार के हैं, जिनमें प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोत सम्मिलित हैं। इनका प्रकाशन सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। कुछ निजी प्रकाशन भी होते हैं। प्रकाशित साधन क्या है? नंबर 1 सरकारी प्रकाशन है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालय एवं विभाग तथा जिलों के बुलेटिन द्वितीय सूचनाओं के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनसे महत्वपूर्ण द्वितीय वर्ग की सूचनाएं मिलती हैं। इसके अंतर्गत भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित भारत की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मौसम रिपोर्ट, राज्य सरकारों तथा प्रकाशित सांख्यिकीय सारांश और विभिन्न आयोगों द्वारा प्रकाशित आवधिक रिपोर्टें सम्मिलित की जाती हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन क्या है? इसमें नगर विकास प्राधिकरणों और विभिन्न नगरों और शहरों के नगर निगमों और जिला परिषदों के प्रकाशन और रिपोर्ट आते हैं। जितने भी नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो इसके अंतर्गत आता है। अर्ध सरकारी MCD है जैसे दिल्ली में। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। इसके अंतर्गत वार्षिकी जो ईयरबुक छपती है, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र अभिकरण वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, खाद्य एवं कृषि परिषद है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, आदि द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट और मोनोग्राफ सम्मिलित किए जा सकते हैं जो चित्र के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण आवधिक प्रकाशन भी इसमें डेमोग्राफिक ईयरबुक जैसे ये संयुक्त राष्ट्र छापता है, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक है और मानव विकास रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है प्रकाशित की जाती हैं। निजी प्रकाशन है। इस श्रेणी के अंतर्गत समाचार पत्र और निजी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिकी पुस्तिका, सर्वेक्षण शोध रिपोर्ट और प्रबंध सम्मिलित किए जाते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं द्वितीयक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। टेलीविज़न एक सशक्त माध्यम बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विशेषकर इंटरनेट द्वितीयक आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बनकर उभरा है। अप्रकाशित साधन क्या है? द्वितीयक स्रोतों के अप्रकाशित साधन, इसमें सरकारी प्रलेख हैं। इसमें अप्रकाशित रिपोर्टें, मोनोग्राफ तथा प्रलेख प्रमुख हैं। ये सरकार के विभिन्न सत्रों पर तैयार किए जाते हैं। उदाहरणतः गांव के स्तर पर गांव के पटवारी द्वारा तैयार किया गया राजस्व लेखा गांव के संबंध में सूचना का महत्वपूर्ण
साधन है, जो पटवारी गांव में अपना सजरा रखता है उसको सजरा बोलते हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी प्रलेख हैं, विभिन्न नगर निगम, जिला परिषदों और लोक सेवा विभागों द्वारा तैयार और अनुरक्षित की गई आबादी की रिपोर्टें और विकास योजनाएं अर्ध सरकारी प्रलेखों के मुख्य उदाहरण हैं। निजी प्रलेख हैं, निजी प्रलेख के अंतर्गत कंपनियां, व्यापार संघों, विभिन्न राजनीतिक और अराजनीतिक संगठनों और निवासीय कल्याण संघों के अप्रकाशित रिपोर्ट और रिकॉर्ड आते हैं। प्रलेख का मतलब रिकॉर्ड। आंकड़ों का सारणीयन और वर्गीकरण। प्राथमिक तथा द्वितीयक साधनों से एकत्रित किए गए आंकड़े अपरिष्कृत एवं कच्चे होते हैं, जिन्हें सारणीयन एवं वर्गीकरण द्वारा अधिक उपयोगी एवं लाभकारी बनाया जाता है। सारणीयन टैबुलेशन क्या है? सारणीयन से तात्पर्य आंकड़ों में अंतर्निहित सूचनाओं को एक क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की विधि से है। इसमें आंकड़ों को कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के अनुसार पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, रो और कॉलम्स। आप जब कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं तो उसमें रो और कॉलम यानी कि इस प्रकार से देखिए, रोज और कॉलम, ये ऊपर से नीचे कॉलम, ये पंक्तियां रोज, तो इस प्रकार से टेबल के अंदर जो है प्रस्तुत किया जाता है। सारणीयन की आवश्यकता क्यों है? सारणीयन प्रक्रमण का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि इसके निम्नलिखित गुण हैं। यह आंकड़ों को एक संक्षिप्त अथवा सुग्राह्य रूप में प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण एवं सरल युक्ति है। इससे अधिकतम सूचनाओं को आंकड़ों की उपयोगिता एवं गुणवत्ता में ह्रास किए बिना यथासंभव न्यूनतम संभावित स्थान में संपादित करने का प्रयास किया जाता है, यानी कम से कम जगह में बहुत ज़्यादा आंकड़े आ जाते हैं। तीसरा है सारणीयन के द्वारा विश्लेषणात्मक कथनों तथा शीर्षकों की पुनरावृत्ति संबंधी कर्मियों को समाप्त कर दिया जाता है तथा आंकड़ों को स्पष्ट एवं वांछित संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ओवरलैपिंग ना हो, आंकड़े दोबारा ना आ जाएं, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। एक अच्छी सारणी को सरल, सघन, पूर्ण और स्वयं विश्लेषणात्मक होना चाहिए तथा इसे खोज की प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निरूपित किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। आंकड़ों का संग्रहण और प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का संग्रहण सारणीयन और सारणी रूप में प्रस्तुत या तो निरपेक्ष रूप से प्रतिशत में अथवा संकेत सूची के रूप में होता है। निरपेक्ष आंकड़ा क्या है? निरपेक्ष आंकड़ा, इन्हें कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। इन आंकड़ों को पूर्णांक की भांति प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरणतः किसी देश अथवा उसके राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, उद्योग आदि संबंधित कुल आंकड़े इस विधि द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रतिशत और अनुपात क्या है? कई बार आंकड़े अनुपात अथवा प्रतिशत रूप में सारणीबद्ध किए जाते हैं, जो कि एक सामान्य प्रचाल से परिकलित होते हैं, यानी गणना की जाती है। जैसे ग्रामीण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात, साक्षरता दर अथवा जनसंख्या की वृद्धि दर, कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों की प्रतिशत आदि। तो जैसे कि ये जो नीचे वाली टेबल है इसमें दिखाया गया है, नीचे वाली टेबल में ये आंकड़े इस प्रकार के दिखाए गए हैं। सूचकांक। सूचकांक चर अथवा एक सांख्यिकीय माप है जिसे चर अथवा समय, भौगोलिक स्थिति या दूसरी विशेषताओं के संदर्भ में संबंधित चरों के संबंधित समूह में परिवर्तन को दर्शाने के लिए अभिकलित किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूचकांक न केवल समय के साथ हुए परिवर्तनों को माप करता है, बल्कि विभिन्न स्थानों, उद्योगों, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। सूचकांक का उपयोग व्यापक रूप से अर्थशास्त्र और व्यवसाय में लागत और मात्रा में आए परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है। सूचकांक के परिकलन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, फिर भी साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक प्रयोग में की जाती है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है। सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0 गुणा 100। Q1 सिग्मा Q1 जो है वर्तमान
वर्ष के उत्पादन का योग है और सिग्मा Q0 आधार वर्ष के उत्पादन का योग, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। ये देखिए, इसके आधार पर सूचकांक की गणना की जाती है। एक और हम आपको टेबल हम दिखा रहे हैं जिसमें वर्ष दिए गए हैं। एक मिनट।